नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 70 बीपीएससी 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग चल रहा है। एक ग्रुप में GS1 की आंसर राइटिंग अभी चल रही है और दूसरे में जो 20 सितंबर शुरू किया उसमें NCERT का आंसर राइटिंग अभी चल रहा है। अगर आपको उत्तर लेखन करना हो तो आप जुड़िएगा ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कल मैंने आंसर राइटिंग रिलेटेड एक वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने आंसर राइटिंग में क्या मुख्य रूप से मायने रखता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो आंसर राइटिंग का वीडियो ज़रूर ही देखिएगा। सब कुछ आंसर राइटिंग ही होता है। PT आपको केवल पास करना होता है, बाकी आप ऑफिसर वगैरह मेंस से ही बनते हैं। तो वो जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका आगे का परिणाम भी रहेगा। मेंस की तैयारी करेंगे तो PT अपने आप तैयार हो जाएगा। 71 के लिए कह रहा हूँ, बाकी 70 बीपीएससी के बच्चे मेंस पर फोकस कम करें, PT पर ही फोकस करें, वही ज़्यादा सही रहेगा। 13-14 दिसंबर को भी एग्ज़ाम होता है तो भी बहुत कम समय है आपके पास में। ओके, बाकी हेडलाइन देखिए क्या है कि कल इलेक्शन का रिजल्ट आया है जिसमें हरियाणा में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। वहीं पर जम्मू कश्मीर में यूटी विधानसभा, यूनियन टेरेटरी के साथ विधानसभा वाला तीसरा राज्य बन गया है। कौन सा? तो जम्मू कश्मीर। पहला पुडुचेरी है, उसके पश्चात दूसरा है दिल्ली और तीसरा कौन सा है? तो आपका जम्मू कश्मीर बन गया। विधानसभा के साथ यूनियन टेरेटरी वाला राज्य बन गया है। तो वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस जो है इनका अलायंस वहाँ पर जीता है और वो वहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये वहाँ का हेडलाइन था, आपको ये पता होना चाहिए था। और इसके साथ में ये पॉलिटिकल न्यूज़ है तो इसमें से ज़्यादा नहीं पूछेगा। हरियाणा में कितने सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। दोनों जगहों पर 90-90 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीट हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है ये जीत रही है। जबकि बीजेपी ने हरियाणा में इस बार अकेले सरकार बनाई है। पिछली बार उसको चौटाला की पार्टी समर्थन लेना पड़ा था, लेकिन इस बार सारे निपट गए हैं। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और उनको वहां पर 90 में से बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 48 के करीब में सीटें उन्होंने जीत ली है। एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे बंधुओं? तो आज हम लोग मशीन लर्निंग को पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग क्या होता है, क्यों पढ़ेंगे इसको? क्योंकि नोबेल पुरस्कार दिया गया मशीन लर्निंग में फिजिक्स के क्षेत्रों में। देखिए, फिजिक्स के क्षेत्रों में दिया जाता है और उसके बाद से मेडिसिन में दिया जाता है। बायोलॉजी में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, मेडिसिन में दिया जाता है। तो आज हम लोग फिजिक्स का देखेंगे, मुख्य रूप से मशीन लर्निंग ये क्या तकनीक होता है इसको हम लोग देखेंगे। मशीन लर्निंग और AI से संबंधित करके 2 वैज्ञानिक हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा UN का, यूनाइटेड नेशन का एक फ्यूचर समिट आयोजित हुआ था। फ्यूचर समिट कहा जाता है उसको। फ्यूचर समिट में डिजिटल चीज़ों को लेकर एक साइन किया गया पैक्ट, उसको भी हम लोग समझेंगे। उसके अलावा और भी कई सारे, जैसे ट्रकोमा है, ट्रकोमा को WHO ने बोला है कि भारत ट्रकोमा मुक्त हो गया है, तो ये बीमारी क्या होता है इसको भी देखेंगे। तो कई सारे इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। आपका एग्जामिनेशन 13-14 दिसंबर को हो सकता है। BPSC का जो लेटर वायरल हो रहा है, जो न्यूज़ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरने का भर लीजिएगा, अच्छे से भरने की कोशिश ज़रूर ही कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। एक वीडियो और मैं फॉर्म भरने को लेकर डाल दूंगा। कल आंसर राइटिंग का वीडियो डाला था, आज कोशिश करूंगा कि MCQ में फिर से करवा दूं। देखिए क्या है सबसे पहला टॉपिक आज, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट इसको नाम दिया गया है। क्या बोला गया है? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट इसको नाम दिया गया है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्या है ये, मैं अभी सारा कुछ समझाऊंगा। ये हाल फिलहाल में ही न्यूयॉर्क में समिट आयोजित हुआ था जिसको समिट ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। समिट ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, UN का था समिट ऑफ द फ्यूचर। आपको बताया था मैंने कि प्रधानमंत्री जी भी गए थे भाग लेने। वहाँ पर ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पर खूब सारी चर्चा हुई है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है इसको ज़रा समझेंगे और इस समिट के बारे में हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे कि समिट में क्या क्या चीज़ें पर बात की गई है। और उसके अलावा ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को भी समझेंगे कि ये क्या है, किस प्रकार सवाल पूछेगा। मेंस एग्जामिनेशन पूछ सकता है कि हाल ही में जो UN का फ्यूचर समिट आयोजित हुआ था, समिट ऑफ फ्यूचर, वो क्या है और भारत को इससे क्या हासिल हुआ है। इस तरह के सवाल आपसे छोटे वाले में पूछे जा सकते हैं। और PT में क्या पूछा जा सकता है कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का संबंध किस क्षेत्र से है या ये क्या है, इसके बारे में स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल जब तक आपको नहीं दिखता है टॉपिक पढ़ने का कोई ज़्यादा फ़ायदा
होता ही नहीं है। तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को ज़रा समझते हैं, उसके बाद से फ्यूचर समिट को भी ज़रा हम लोग देखते हैं कि क्या था ये समिट। ओके, आपको पता होगा कि सितंबर महीने में यूएन का क्या होता है, तो सालाना बैठक आयोजित होता है जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो न्यूयॉर्क में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर जम के भाषणबाजी वगैरह भी होती है। तो फ्यूचर समिट ऑफ फ्यूचर कहा गया है इसको, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। समिट ऑफ फ्यूचर कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। अमेरिका का शहर है, अद्भुत शहर माना जाता है इसको। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। वैश्विक शांति, सुरक्षा और वित्त से संबंधित पुरानी संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में तत्काल सुधार का आह्वान भी किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था समिट ऑफ द फ्यूचर। भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या क्या थी, जरा इसको देखेंगे, फिर हम लोग ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को भी देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शासन में सुधार और उसे मजबूत बनाना है। आपसे ये पूछ सकता है क्या था उद्देश्य, तो अंतर्राष्ट्रीय शासन में सुधार करना है और उसको मजबूत बनाना है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अस्थायी भविष्य सुनिश्चित करना, इसका सबसे प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। यह शिखर सम्मेलन 2022 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण स्टॉकहोम +50 सम्मेलन और उच्च सागर संधि जैसे संयुक्त राष्ट्र के हालिया प्रयासों पर आधारित था और इसी को आगे बढ़ाते हुए समिट ऑफ द फ्यूचर ऑर्गेनाइज किया गया था। विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, ये इसका विषय था, थीम था इसका। थीम क्या था, बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, इसका फ्यूचर समिट का थीम था। ये थीम भी पूछा जा सकता है आपसे, कृपया इसको ध्यान रखें। शिखर सम्मेलन का समापन एक परिणाम दस्तावेज, भविष्य के लिए एक समझौता या दो अनुगलगलों ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और भावी पीढ़ियों पर एक घोषणा को अपनाने के साथ में हुआ। अनुलग्नक होता है सही शब्द, समझौता तथा दो अनुलग्नक ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और भावी पीढ़ियों पर एक घोषणा को अपनाने के साथ में हुआ है। एक शब्द है यहाँ पर, कौन सा शब्द है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। इसको अपनाया गया है, यहाँ पर इसको अपनाया गया है। बहुत कम यूएन का सम्मेलन होता है जिसमें कुछ निकल कर आता है, बाकी सब भाषणबाजी ही रह जाता है। इसमें कुछ निकल कर आया है और ये पूछा जाएगा, मैं आपको अभी ही कह रहा हूँ। यूपीएससी का पीटी हो उसमें भी आपको दिख सकता है ये सवाल, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। देखिए क्या है ये, भविष्य के लिए समझौता, इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों SDG जो 2015 से लेकर कब तक के लिए चल रहा है, 2030 तक, जलवायु कार्रवाई के लिए पेरिस समझौता के लक्ष्यों में तेजी लाना, जीवाश्म ईंधन से संक्रमण और एक अस्थायी शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता को शामिल किया गया है। जीवाश्म ईंधन का ट्रांजिशन मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन से हमें किसकी तरफ बढ़ना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ में बढ़ना है। उसके बीच का संक्रमण का काल है। संक्रमण के काल में क्या होता है, संक्रमण का क्षेत्र कौन सा होता है, जिसमें दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर रही होती हैं और एक से दूसरे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन को हम क्रमबद्ध तरीके से समाप्त कर रहे हैं और किस तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत हैं उनकी तरफ में बढ़ रहे हैं। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट प्रौद्योगिकी एक समान पहुंच को बढ़ावा देता है। देखिए, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच को बढ़ावा देता है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव बनाने की बात कर रहा है, इंक्लूसिव समावेशी बनाने की बात कर रहा है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के थ्रू में हम तकनीक को समावेशी बनाने की कोशिश करें, इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करें, ताकि तकनीक की सभी तक पहुंच हो सके। दुनिया के सभी देश, अमीर देश, गरीब देश, विकसित देश, विकासशील देश, लीस्ट डेवलप्ड देश, सभी जो हैं वो तकनीक तक उनकी पहुंच समान रूप से हो सके, जिससे तकनीक का फायदा उठाकर वो भी अपना विकास कर सकें। नहीं तो वैसा ही होगा जैसे औद्योगिक क्रांति के समय में हुआ था कि कुछ देश औद्योगिक क्रांति कर रहे थे और बाकी देशों को उन्होंने औपनिवेश बना लिया था सामान बेचने के लिए। तो वैसा स्थिति ना बन जाए, तकनीक के युग में नए तरीके का औपनिवेशीकरण न शुरू हो जाए। इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है कि इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा दिया जाए टेक्नोलॉजी को लेकर। कौन सा टेक्नोलॉजी, तो AI सहित जो डीप टेक होते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। डीप टेक अलग होता है, डीप फेक अलग होता है, दोनों अंतर होता है। तो डीप टेक याद रखिएगा, डीप टेक यानी कि कुछ बड़े टेक्नोलॉजी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए अगला क्या है, इसमें संयुक्त राष्ट्र के भीतर AI पर एक बहुविषयक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल के निर्माण पर बल दिया गया है। इसमें ये कहा कि जिस तरह से दुनिया भर में AI का चलन बढ़ रहा है, देखिए सुनिए जरा, अब क्या है ये तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए, सोच लेना चाहिए था इतना तो। क्या है, जैसे जलवायु परिवर्तन का समस्या बना तो यूनाइटेड नेशन में जलवायु को लेकर एक पैनल बनाया गया। जैसे गरीबी का एक बना तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को बनाया गया। जैसे भाई बच्चों को लेकर इशू हुआ और सांस्कृतिक कल्चरल के लेकर तो यूनिसेफ का गठन किया गया। इस तरह की चीज़ों का गठन क्यों किया जाता है, समय समय पर दुनिया भर के समक्ष मुद्दे आते हैं।
अब एक नया मुद्दा कौन सा आया है जो भविष्य होगा मनुष्य का, वो है एआई। ठीक है, तब यूनाइटेड नेशन में एक पैनल बनना चाहिए एआई को लेकर परमानेंट, यही इसमें कहा गया है, जिससे प्रभाव, जोखिम, अवसरों के लक्ष्य, साक्ष्य आधारित आकलन के माध्यम से वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़े और संतुलित भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, वर्तमान पहल व अनुसंधान नेटवर्क का उपयोग किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता SDG 17 के शासन पर पहला सार्वभौमिक समझौता हुआ है, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, दीर्घकालिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की पीढ़ियों पर घोषणा, डिक्लेरेशन और फ्यूचर जनरेशन वर्तमान निर्णय निर्माताओं से भविष्य की पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखने का आह्वान भी करती है। डिक्लेरेशन और फ्यूचर जनरेशन में कहा गया है कि आप अपनी आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें, उसके लिए भी सोचें जरा। परमाणु निशस्त्रीकरण पर भी बातचीत की गई। शिखर सम्मेलन भारत का रुख, भारत प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों का आह्वान किया। भारत ने बोला कि जो आप समिट ऑफ फ्यूचर विचर कर रहे हो, दुनिया भर का फ्यूचर देखना है आपको, अपना फ्यूचर नहीं देखना है क्या? आपको अपना फ्यूचर देखना है तो सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार कीजिए। 5 देश बैठे हुए हैं आधे 70-75 सालों से UN में, और दुनिया भर के फैसले प्रभावित करते रहते वीटो के द्वारा, उसमें भी ज़रा सुधार कर लीजिए। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये रुख रखा है। भारत के प्रधानमंत्री ने साइबर, समुद्री, अंतरिक्ष को संघर्ष में नए मोर्चे के रूप में उद्धृत करते हुए सुरक्षा बनाए के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का आह्वान किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नए मोर्चे अब खुल रहे हैं जहां पर संघर्ष बढ़ सकता है। कौन से मोर्चे? साइबर, समुद्र और अंतरिक्ष, ये ऐसे मोर्चे हैं जहां पर आने वाले समय में आपको संघर्ष दिख सकता है। देश यहाँ पर लड़ सकते हैं, लड़ भी रहे हैं। साइबर में क्या युद्ध नहीं हो रहा है? हो रहा है भाई, साइबर वॉर हो रहा है दुनिया भर में। समुद्र क्षेत्र में तो है ही, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी संघर्ष देखा जा सकता है। तो इसको लेकर यूनाइटेड नेशन को पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने वैश्विक डिजिटल शासन का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की भी पेशकश की। उन्होंने बोला कि आप दुनिया भर को भारत का जो डिजिटल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे UPI, जैसे आधार, जैसे जनधन, ये सब चीज़ें आप दुनिया को दे सकते हैं, हम देने को तैयार हैं, जिससे पूरे दुनिया क्या करे, डिजिटल, भारत का जो डिजिटल क्रांति है उससे सीख सके और खुद को विकसित बना सके। भारत ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र के समझौते तथा AI शासन और डिजिटल सहयोग व पहल का भी समर्थन किया है। अब जरा समझते हैं ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है। एक व्यापक ढांचा है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? एक तरीके का एक SOPs मान सकते हैं आप, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन है, और बाकी मानेगा कोई नहीं, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। फिर भी देखते हैं, एग्ज़ाम के लिए तो हमारे लिए है ही, ये सब समझौता होता है तो हमारे लिए सिलेबस बढ़ जाता है। एक व्यापक ढांचा है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए वैश्विक शासन के लिए बनाया गया है। ग्लोबल स्तर पर गवर्नेंस सुनिश्चित करना है। किस क्षेत्रों को लेकर? तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर और AI को लेकर। देखिए, दुनिया भर में AI क्या होगा या डिजिटली चीज़ों का क्या होता है, इनका कोई सीमा नहीं होता है। अमेरिका, भारत में बैठे बैठे अमेरिका की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर आप क्राइम कर सकते हैं। या फिर AI जैसी जो चीज़ें होंगी ना, इनका वैश्विक प्रभाव होगा, ये किसी सीमा में बंद कर नहीं रहते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का वैश्विक प्रभाव होता है, किसी सीमा बंद कर नहीं रहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे दुनिया भर में सभी देश इसके लिए अगर अलग अलग कानून बनाने लग गए तो क्या हो जाएगा? कानून बहुत सारे हो जाएंगे और उससे दिक्कत उत्पन्न हो सकती है मानव के लिए, इंसानों के लिए, नॉर्मल जो आबादी है उसके लिए। इसीलिए UN के सामने एक पहल किया गया कि भाई आप क्या करो, पूरे दुनिया के लेवल के गवर्नेंस को लेकर AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो गवर्नेंस होगा उसको एकीकरण होना चाहिए, उसका वो एकीकरण होना चाहिए, एक स्वरूप होना चाहिए, उसका एक तरीके का कानून होना चाहिए, जिससे क्या हो, वैश्विक शासन में हमें मदद मिल सके और डिजिटल टेक्नोलॉजी का, AI का इंक्लूसन हो सके, भाई इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा मिले, पूरे दुनिया के देशों के पास में इसकी पहुँच सुनिश्चित हो सके। यह विश्व सूचना समाज पर विश्व स्तर पर सहयोग की एक मार्गदर्शिका है। मार्गदर्शिता मतलब किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI को लेकर, उसी का ये मार्गदर्शिका होगा। भाई लोगों को बताएगा कि भाई किस दिशा में आपको बढ़ना है, देशों को बताएगा, जिसका नाम क्या रखा गया है? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी की अत्यधिक संभावना को उपयोग करने और डिजिटल अंतर को कम करने के लिए एक समावेशी वैश्विक ढांचा स्थापित करना है। इंक्लूसिव ग्लोबल लेवल का एक ढांचा हमें बनाना है जिसमें सभी देशों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो। यह विश्व समाधान के लिए मार्गदर्शिता है जो जानकारी समाज के लाभ के लिए उपयोग करता है और डिजिटल अंतर को कम करने में मदद करता है। इसका आयोजन 22 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में भविष्य के समिट के अंतर्गत किया गया था। किसका? तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट GDC।
जिसमें विश्व नेताओं ने भविष्य के पैक्ट को अपनाया, जिसमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट भी शामिल है। इसको अपनाया गया है, सभी देश के नेताओं द्वारा इसको अपनाया गया है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एक व्यापक ढांचा है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन के लिए बनाया गया। इसका मुख्य लक्ष्य विश्व भर में डिजिटल अंतर को कम करना है और ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। ये तो वही दोहराव हो गया, इसको जरूर ही ध्यान रखें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल तकनीक के उपयोग से समाज को जोड़ना और तकनीकी अंतर को कम करना, ताकि सभी लोग इस डिजिटल युग में समावेशी रूप से भाग ले सकें। यही इसका रखा गया है, समावेशी रूप से भाग ले सकें सभी देश। इसीलिए डिजिटल कॉम्पैक्ट, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, इसको अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? 2024 में। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में। समिट का नाम था समिट ऑफ द फ्यूचर, इसमें अपनाया गया है। क्लियर हो गया आपको? अगला टॉपिक जो है ट्रकोमा है। पहले न्यूज़ क्या है वो देखते हैं, फिर ट्रकोमा पर चलेंगे। देखिए WHO ने क्या बोला है, इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड ट्रकोमा। WHO ने इस तरह का चीज़ कहा है। तो देखते हैं ट्रकोमा क्या होता है। छोटा सा ही टॉपिक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक कौन सा होगा? वो होगा ये मेकिंग मशीन लर्न। देखिए 2 वैज्ञानिक हैं, जॉन हॉपफील्ड और ग्रॉफी हिंटन नाम है इनका। एक हैं प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी USA में हैं, और दूसरे भी प्रोफेसर ही होंगे, टोरंटो में कनाडा में हैं। इन दोनों को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका क्या काम था भाई? तो इनका काम है कि इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम को डिफ़ाइन किया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? आपके मस्तिष्क में जो चीज़ें स्टोर होती है ना, आप जो डिसीजन लेते हैं ना, सारा न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से ही होता है। आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं और उसी के द्वारा डिसीजन मेकिंग या यादाश्त जो आप ग्रहण करते हैं, चीज़ों को देखते समझते एनालाइज करते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये तो मानव ने नहीं बनाया है, ये तो हमारा ईश्वर बनाकर दिया, हमें इंसानों को दिया है हमें। लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिससे क्या होगा? न्यूरल नेटवर्क का क्या काम होता है? उसका काम क्या होता है? किसी चीज़ को याद करना, किसी इनपुट, किसी की चीज़ को समझना। इनपुट यानी कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके गाड़ी के सामने कोई छोटा बच्चा आ जाए या कोई भी इंसान आ गया, तो आप क्या करते हैं? आपको इनपुट क्या मिला कि गाड़ी के सामने कोई भी इंसान आ गया है। अब आपको डिसीजन क्या लेना है तुरंत, कि गाड़ी को किसी और दिशा में मोड़ दें या तो ब्रेक लगा दें। ये डिसीजन आपने कैसे लिया? ये डिसीजन आपने कैसे लिया? इतना जल्दी कैसे ले लिया? विद इन सेकेंड के दशांश भाग में आप डिसीजन लेते हैं। वहीं अगर आप नशे में होते हैं तो क्या ये डिसीजन इतना जल्दी ले पाते हैं? नहीं। इसीलिए सरकार बोलती है नशा करके गाड़ी मत चलाओ। आ जाइए यहाँ पर। इतना जल्दी आपने डिसीजन कैसे लिया? न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपको अपने अनुभव के आधार पर, अपने लर्निंग के आधार पर आपको ये बताते हैं कि इस पर गाड़ी नहीं चढ़ाना है, गाड़ी में या तो ब्रेक लगा दीजिए। तुरंत आपका पैर क्या करता है? गाड़ी का ब्रेक लगाता है, या तो हाथ क्या करता है? गाड़ी की दिशा को मोड़ देता है। ये कैसे संभव हो पाया? तो न्यूरॉन्स के माध्यम से संभव हो पाया। तो ये तो क्या है? तो ये तो भाई बना बनाया हुआ प्राकृतिक है अपने अंदर। लेकिन इन्होंने दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? मशीन यानी कि कोई भी इक्विपमेंट फिजिकल ले सकते हैं आप, जिसमें सोचने समझने की क्षमता जो है ये इन्होंने विकसित की है। इनको AI का गॉडफादर भी कहा जाता है। गुरु AI का इन दोनों को गॉडफादर कहा जाता है। इन्होंने बहुत काम किया AI के क्षेत्रों में। सोचने समझने की क्षमता मशीनों में डेवलप हो जाए, वो डिसीजन ले पाए, उसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। सबसे साधारण भाषा इसका यही होता, परिभाषा। इसी के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एल्गोरिदम तैयार किया है, उस पर काम किया इन्होंने। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपको मैंने समझा दिया। एक आपके अंदर न्यूरल नेटवर्क होता है और एक आर्टिफिशियल जो मशीनों के अंदर में इन्होंने इस्टेब्लिश करने में सफलता पाई है। इसके लिए इनको क्या दिया गया? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वेल डिजर्विंग है ये चीज़। ज़रा इसको हम लोग समझते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सवाल मेंस में और PT में पूछा जा सकता है। ओके, पहले देखिए ट्रकोमा क्या है। ट्रकोमा रोहे कुक्कुरे आँखों का एक दीर्घकालिक संक्रमण का रोग है। यह अंधेपन का सबसे अहम कारण माना जाता था। जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद देश के पश्चिमी भागों में, खासतौर से पंजाब हरियाणा इलाकों में, आँखों के अंधापन का सबसे प्रमुख कारण ट्रकोमा को माना जाता था। तो धीरे धीरे करके भारत सरकार ने इसको लेकर कई सारे प्रोग्राम चला और इसको एलिमिनेट कर दिया गया देश से। अब ये नहीं के बराबर में पाया जाता है।
देखिए इसमें होता क्या है, यह खराब पर्यावरण, कारण क्या था इसका ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसीलिए बोलते हैं खराब पर्यावरण में नहीं रहना चाहिए, अपने आस पड़ोस से सफाई रखनी चाहिए। या आपको पर्यावरण का जो प्रदूषण है या खराब है वो किस तरह से प्रभावित कर सकता है। खराब पर्यावरण, निजी स्तर पर स्वच्छता का भाव, हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो भी ये चीज़ होता है। पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण होने वाली बीमारी है ये। पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, हाइजीन नहीं मेंटेन करे, पर्यावरण खराब है तो ट्रकोमा आपको हो सकता है। ये आंखों के पलकों के नीचे की झिल्ली को प्रभावित करता है। आंख के पलक के नीचे की जो झिल्ली होती है उसको नुकसान पहुंचाता है। बार बार संक्रमण होने पर आंखों की पलकों पर घाव होने लगता है, इससे कॉर्निया को नुकसान पहुंचता है और अंधापन होने का खतरा रहता है। अंधापन बहुत ज़्यादा होता है था, इसके कारण से आज़ादी के बाद 1950 में भारत में अंधापन का सबसे प्रमुख कारण ट्रिकोमा संक्रमण ही था। उस समय गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्य की कम से कम 50% आबादी इस संक्रमण से प्रभावित थी। क्यों? क्योंकि पानी साफ नहीं था या लोगों को समझ नहीं थी। सबसे प्रमुख कारण क्या बोल सकते हैं, इसीलिए भी आपको बोला था कि जहाँ तहाँ किसी भी पानी से आँख को नहीं धोना चाहिए या फिर गंदे पानी से बच के रहना चाहिए। इसी कारण से, क्योंकि तरह तरह की बीमारी होती है, उनमें से एक है ट्रकोमा। तो अब WHO ने बोला है कि भारत ने ट्रकोमा को एलिमिनेट कर लिया है। भारत ने ट्रकोमा को सफलता से एलिमिनेट कर लिया है। हाइजीन मेंटेन करने में, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें और लोगों में जागरूकता के कारण ट्रकोमा को हम आसानी से एलिमिनेट कर पाए हैं। तो इसको ज़रा ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए पहले समझते मशीन लर्निंग क्या है। और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, माइंडफुलनेस इंडिया समिट हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में 17-18 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। ये क्या है? तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी और बहुत बड़े लीडर्स भाग लेते हैं। लीडर अलग अलग क्षेत्रों के कंपनियां भाग लेती हैं और वर्क एनवायरनमेंट को किस प्रकार से डिटॉक्स किया जाए, अच्छा बनाया जाए, जहां पर कर्मचारी अच्छे से काम कर सकें, इसी को लेकर इसको आयोजित किया जाता है। तो माइंडफुलनेस साइंस सेंटर करके है एक वो, और CII जो कंपनी का एक संगठन है भारत में, वो दोनों मिलकर आयोजित करते हैं माइंडफुलनेस इंडिया समिट को। ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए छोटा सा मैंने बताया है। बाकी मशीन लर्निंग को हम लोग समझते हैं। मशीन लर्निंग को हिंदी में बड़ा ही अद्भुत सा शब्द दिया गया, यंत्र अधिगम। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में, जैसे UPSC ने सवाल पूछा था ना, टोर्नेडो को उसने ट्विस्टर पूछ लिया, तो आपको अगर एग्जाम में दे दे कि भाई यंत्र अधिगम से आप क्या समझते हैं, तो मशीन लर्निंग ही है। वैसे बोलने में और लिखने में भी आप मशीन लर्निंग उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देवनागरी में मशीन लर्निंग आप लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछता है एग्जाम में यंत्र अधिगम का क्या तात्पर्य है, तो मशीन लर्निंग ही है। देखिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन दो वैज्ञानिकों को। इन दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में दिया गया? तो फिजिक्स में दिया गया है। फिजिक्स में दिया गया है। ओके। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक आवश्यक शाखा है। मशीन लर्निंग AI की एक शाखा है, लेकिन AI का हाथ पैर यही शाखा है। जैसे फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन किसके कारण से हो पाता है? तो मशीन लर्निंग के कारण ही हो पाता है। जो आपका फ़ोन फेस से खुल जाता है तो उसमें मशीन लर्निंग इनबिल्ट है। ठीक है। मानव सीखने की प्रक्रियाओं को नकल करने के लिए डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग करती है। मानव की जो सीखने की कला है, जो आप और हम सीखते हैं किसी चीज़ को, कैसे सीखते हैं? तो अपने ज्ञानेंद्रियां जो आपके शरीर में 6 हैं, उन सभी का उपयोग करके हम क्या सीखते हैं? जैसे आँख, कान, नाक हो गया, जीभ हो गया, स्किन हो गया, इन सभी के आधार पर हम क्या करते हैं? तो चीज़ों को अनुभव करके सीखते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से मशीन को भी सीखना है। अब मशीन को छूने पर तो उसको पता नहीं चलता है कि उसको कोई छू रहा है। क्या ऐसा होता है? अब नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपना फिंगर टच करते हैं फ़ोन पर तो फ़ोन जाग जाता है ना आपका। देखिए अगला क्या है, धीरे धीरे इसकी सटीकता को बढ़ाती है। ये डेटा विज्ञान के उभरते क्षेत्र की आधारशिला है। इसमें डेटा में पैटर्न खोजने के लिए एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करना शामिल है, जो उन्हें स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना भविष्यवाणियां करने या कार्य करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए ChatGPT जैसे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण उपक्रम आपको चैटबॉट के साथ मानव जैसे बातचीत करने का अनुभव देता है। तो दरअसल में पहले क्या था कि मशीन से आप प्राकृतिक भाषा, जो आप और हम भाषा में बोलते हैं, उसके द्वारा आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। मशीन से आपको बात करने के लिए मशीन के लैंग्वेज में या फिर मीडिएटर लैंग्वेज जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब क्या है? मशीन से कम्युनिकेट करने का ही तो लैंग्वेज है। मशीन से ही तो हमें काम कराने का ये सब भाषा है गुरु। तो इन सब भाषाओं का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है ChatGPT में या AI वाले में, तो आप क्या कर सकते हैं? तो अब अपना भाषा में लिख सकते हैं। हिंदी में लिखिए, आपको हिंदी में जवाब दे देगा। तो ये इनपुट कैसे हो पाया भाई? तो इसके द्वारा ही हो पाया। मशीन लर्निंग क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। भविष्य में नई प्रगति सबसे सामने आने की संभावना है। अब देखिए मशीन लर्निंग से जुड़े हुए आंसर जब भी लिखें तो उसमें आप AI बना दें, यानी कि AI हो गया। AI का एक छोटा सा क्या हो गया? मशीन लर्निंग हो गया, ML जिसको कहा जाता है।
इसका कार्य क्या है? मशीन लर्निंग दो प्रकार की तकनीकों का उपयोग करती है। पर्यवेक्षित लर्निंग, जिसको सुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है, जो ज्ञात इनपुट और आउटपुट डेटा पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करती है। हमने उसको पहले से ही दे दिया 500, 600, 1000, 10,000, 10 लाख, 50 लाख इनपुट दे दिया, उसके आधार पर वो आउटपुट देती रहेगी। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? सुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है, ताकि वो भविष्य के आउटपुट की भविष्यवाणी कर सके। इसको क्या कहा था? सुपरवाइज। पहले से उसको ट्रेन कर दिया गया है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसका लिमिटेशन, कुछ ही चीज़ों को तो हम इनपुट दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, 1 करोड़ दे देंगे। लेकिन 1 ही करोड़ चीज़ें हैं क्या दुनिया में इनपुट को लेकर? नहीं। दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसको अपर्यवेक्षित लर्निंग कहा जाता है, जो इनपुट डेटा में छिपे पैटर्न या आंतरिक संरचना को भी ढूंढती है। इनपुट के विश्लेषण भी करती है। वो इनपुट डेटा में अगर कोई पैटर्न छुपा हुआ है तो उसका भी विश्लेषण करती है, उसके आधार पर वो आउटपुट देती है। यानी कि अगर 10 लाख हमने इनपुट दिया तो 10 लाख का विश्लेषण करके हो सकता है उसने 50 करोड़ डेटा और इनपुट ले लिया हो, और उसके आधार पर विश्लेषण करके हमें क्या दे दे? आउटपुट दे दे। तो ये सारा काम कौन करता है? मशीन करता है। मशीन लर्निंग के थ्रू ही हो पाता है। आप समझिएगा, आप भी तो यही करते हैं। आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो भी तो यही करता है, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ करके देखता है ना? ये कैसे करता है भाई? तो ये आपका अनुभव और आपके इनपुट का विश्लेषण के आधार पर होता है ना? अगला देखिए क्या है, किसमें नहीं हो पाता। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा है, आप उसको दूध रख दीजिए, छाछ रख दीजिए, वो देखकर नहीं अंदाज़ा लगा पाएगा कि दूध को हमें टच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गर्म है या ठंडा है, वो नहीं अंदाज़ा। वो पहले छू देगा, एक बार रोएगा, हाथ जल जाएगा, फिर अगली बार वो सीख जाएगा। ये इसको क्या कहते हैं? इंसान क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है चीज़ों को अपने अनुभव के द्वारा। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस मैंने आपको बताया है। इसीलिए छोटे बच्चों को सांप चींटी किसी चीज़ में उनको पता नहीं चलता, सब चीज़ उठाकर डायरेक्ट मुंह में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है कि इसको खाना है, इसको नहीं खाना है, इसको छूना है, इसको नहीं छूना। वो कैसे होगा? धीरे धीरे समय के साथ में होता है। ओके। मशीन लर्निंग में अनसुपरवाइज और सुपरवाइज आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा तो प्रकार आप बता सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग या मशीन लर्निंग एआई की एक उपश्रेणी है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग अनिश्चित होने पर पूर्वानुमान लगाने के लिए ज्ञात डेटा का उपयोग करने का एक मॉडल बनाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपके पास में उस आउटपुट के लिए डेटा होता है जिसका आप पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं। और पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए वर्गीकरण व प्रतिगमन तकनीकों का उपयोग करता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए कागज रहित व संपर्क रहित यात्रा के लिए डिजी यात्रा, जैसे हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान। ये किसका उदाहरण है? तो सुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है। उदाहरण के लिए आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में ये चीज़ें। और अनसुपरवाइज में क्या होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग डेटा में छिपे पैटर्न या आंतरिक संरचनाओं को खोजती है। इसका उपयोग लेबल किए गए प्रतिक्रियाओं के बिना इनपुट डेटा वाले डेटा सेट से निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक सेल फोन कंपनी सेल टावरों को रणनीतिक रूप से रखने के लिए मशीन लर्निंग व क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का उपयोग करती है। यह अनुकूलन टावरों को एक स्थान पर रखने में मदद करता है जो ग्राहकों के लिए विभिन्न समूह को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करते हैं, जिससे प्रत्येक समूह के लिए बेहतर सिग्नल रिसेप्शन सुनिश्चित हो पाता है। इसमें कस्टमाइजेशन का बहुत ज़्यादा क्या होता है, तो इसमें पोटेंशियल होता है, इसमें किया जा सकता है। अनसुपरवाइज लर्निंग जो होता है वो सुपरवाइज लर्निंग की तुलना में थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ठीक है, क्योंकि इनपुट के अंतर्गत इनपुट में जो विश्लेषण छिपा हुआ है, जो पैटर्न छिपा हुआ है, उसका भी ये अध्ययन करता है। जबकि सुपरवाइज लर्निंग में डायरेक्ट इनपुट और उसके आधार पर आपको आउटपुट प्राप्त होता है, जिसका आपको उदाहरण डिजी यात्रा दिया गया है। डिजी यात्रा हमने क्या किया? उस व्यक्ति से जुड़े हुए सारे इनपुट हमने डाल दिए। अब वो भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर जाएगा तो उसको किसी भी चीज़ को लेकर रुकना नहीं पड़ेगा। मशीन उसको स्कैन करती जाएगी, मैच करती जाएगी कि इसी व्यक्ति का चेहरा है, इसी व्यक्ति की यात्रा कर रहा है, इसी का आई कार्ड है ये, और आप डायरेक्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी इनपुट पहले से था उसके पास में, स्कैन करके उसने आउटपुट से मैच कर लिया। ठीक है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग क्या है, यही आपसे पूछेगा। सबसे पहले पीटी में आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, मशीन लर्निंग का उपयोग क्या है। मैंने आपको समझाया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीनों को सिखाना, मशीनों को डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार करना, यही है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्न कर रहा है। मशीन लर्निंग कुछ अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, यह मानवीय भाषण को लिखित पाठ बदलने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करता है। जैसे आपने स्पीच, आप अगर कुछ बोलेंगे तो वो क्या हो जाता है, स्पीच से टेक्स्ट आपने यूज किया है क्या एआई का,
तो वो स्पीच रिकॉग्निशन भी मशीन लर्निंग का ही उदाहरण है। जो आप बोल रहे हैं उसको वो लिख कर दे देगा, तो वो मशीन लर्निंग का ही उदाहरण होता है। उदाहरण के लिए सीरी, एलेक्सा, ये सब जो होते हैं ये क्या कर किस पर वो काम करते हैं, तो मशीन लर्निंग ही इनका मुख्य एल्गोरिदम का पृष्ठभूमि ही होता है। ये ग्राहक सेवा एक ऐसे चैटबॉट जो ग्राहक जुड़ाव में क्रांति ला सकता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को त्वरित उत्तर प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत सलाह दे सकते। उदाहरण के लिए स्लथ, माया, चैटबॉट्स, ये सब क्या क्या है, तो ये सब इसी का उदाहरण है। कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग कंप्यूटर के विजुअल इनपुट से सार्थक जानकारी निकालने में सक्षम बनाता है। मेडिकल इमेजिंग से लेकर कई तरह के अनुप्रयोग इसमें शामिल हैं। गूगल ट्रांसलेट, फेसबुक 3D फोटो, फेस ऐप वगैरह जो होते हैं, ये सब के सब कंप्यूटर विजन का, मशीन लर्निंग का ही एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। एल्गोरिदम बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ शब्द, एल्गोरिदम नहीं पता है कि आपको एल्गोरिदम क्या होता है बंधुओं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आप एक कैलकुलेटर बनाइए, हमने कॉलेज में सीखा है ये सब चीज़ें। कैलकुलेटर बनाइए, कैलकुलेटर का आपको सॉफ्टवेयर निर्माण करना है, तो उसका सबसे पहले एल्गोरिदम बनाया जाता है कि क्या होगा। ये हार्ड कॉपी पर एल्गोरिदम होता है, सॉफ्ट में एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम को रन करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या लोगे कि भैया मैं इनपुट चाहिए इसके लिए, उसके बाद से क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो सकता है यहाँ पर होगा। उसके आधार पर हमें आउटपुट देना है, ठीक है। प्लस होगा तो क्या करना है, माइनस होगा तो क्या करना है, डिवाइड होगा तो क्या करना है। ये एक पहले हार्ड पेपर पर खींचा जाता है, फिर इसका सॉफ्ट पेपर पर होता है, फिर इसके अनुरूप सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम से हम सॉफ्टवेयर की तरफ में गए हैं। तो एल्गोरिदम यही होता है। इतना भी अगर बेसिक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि सबसे पहले उन्होंने तैयार किया कि भाई किस प्रकार से काम करेगा। ये फ्लो चार्ट और डेटा की मदद से बनाया जाता है, इसमें अलग अलग संकेत भी होते हैं, तो उसी के आधार पर एल्गोरिदम तैयार किया जाता है। तो एल्गोरिदम का मतलब यही होता है कि किस तरह से काम करेगा, वो सबसे पहले इन्होंने ही आइडिया दिया। मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम इन्होंने तैयार किया। अनुशंसा इंजन यह क्रॉस सेलिंग रणनीतियों को बढ़ाने के लिए पिछले उपभोग व्यवहार का विश्लेषण करता है, जिससे अक्सर ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे अगर आप स्विगी या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन पर अगर आप अपने मोबाइल में ऐप खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने पहले क्या सर्च किया हुआ है, या तो आपको दिखेगा कि आपको कौन सा चीज़ खरीदना चाहिए, वो आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा होता है। जैसे आपको उसी तरह के टी शर्ट या शर्ट का ऐड दिखेगा, या जूतों का ऐड दिखेगा, या फ़ोन का ऐड दिखेगा। जिस प्रकार के फ़ोन आप पसंद करते हैं आप उस पर झट से क्लिक करते थे। ये सारा कुछ एनालाइज कौन कर रहा होता है, तो एआई कर रहा होता है पीछे बैठकर। आपके अलग अलग लाइक्स, डिसलाइक, कितना समय आपने स्क्रीन पर किस चीज़ को देखने में बिताया, उन चीज़ों का आधार पर। ओके, स्वचालित स्टॉक ट्रेडिंग, धोखाधड़ी का पता लगाना, इन सभी चीज़ों पर उपयोग किया था। किसका, मशीन लर्निंग का उपयोग किया था। भारत मशीन लर्निंग क्रांति के कगार पर खड़ा है, जिसमें विकास और नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। भारत महत्वपूर्ण अवसरों का केंद्र है, जो विश्व भर के प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ध्यान और निवेश आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा भारतीय कंपनियां न केवल वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठा रही, बल्कि मशीन लर्निंग में भी अच्छा खासा काम कर रही हैं। डीजी यात्रा उसका एक शानदार उदाहरण हो सकता है। भारत में मशीन लर्निंग और एआई से जुड़े प्रोफेशनल्स की भी कमी नहीं है। जम के लोग एआई सीख रहे हैं, आप भी सीखिएगा, थोड़ा बहुत तो सीख ही लीजिएगा कि एआई का उपयोग कैसे करते हैं। मशीन लर्निंग आपको मैंने बताया क्या होता है, उपयोग क्या होता है। भारत के लिए, भारत कोई विशिष्ट रूप से मशीन लर्निंग को लेकर काम नहीं कर रहा है, बल्कि एआई पर ही काम कर रहा है। तो एआई पर अगर कोई काम करेगा तो मशीन लर्निंग उसका प्राणवायु है, तो उस पर तो काम करना ही पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक रूप से हमारा एआई मिशन है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। बाकी मशीन लर्निंग का उपयोग मैंने आपको बताया किस प्रकार से काम करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है ये मैंने आपको समझाया है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया। हम लोग डिसीजन कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको समझाया है। और सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग दो प्रकार का होता है, ये भी मैंने आपको समझाया है। इस चित्र को जरूर बनाइएगा, जब भी मशीन लर्निंग पर आंसर राइटिंग कीजिएगा इसको जरूर ही बनाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है कि डिस्क्रिमिनेटरी वाई सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन कास्ट रूल इन जेल मैनुअल। देखिए इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि भारत सरकार को जेलों में जो कास्ट के आधार पर डिवाइड होता है उसको ख़त्म करना चाहिए। कास्ट के आधार पर डिवाइड क्या होता था, देखिए इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर बोला, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 छुआछूत वगैरह नहीं होता, आर्टिकल 21 क्या है, लाइफ विद डिग्निटी, और आर्टिकल 22 है कि भाई फोर्स लेबर आप नहीं कर सकते हैं। 14 क्या है, समानता, 15 भी समानता में आ जाता है, 17 क्या आ जाता है भाई, समानता का अधिकार के तहत छुआछूत का प्रतिषेध करता है।
उसके बाद से आर्टिकल 21 क्या आता है भाई, जीवन का अधिकार दिया जाता है, वो भी किसके साथ में, तो डिग्निटी के साथ में दिया जाता है। और आर्टिकल 23 क्या कहता है कि आप फोर्स लेबर नहीं कर सकते हैं, बलात् श्रम नहीं करवा सकते हैं। इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन जारी किया है कि भारत के जेलों में, भारत के किसी भी जेल में जाति का आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति का आधार पर भेदभाव क्या होता था, जरा मैं वो आपको बता देता हूँ, क्यों होता था ये भी बता देता हूँ, फिर हम लोग वीडियो का एंड करेंगे। आर्टिकल सारे ध्यान में रखेंगे आप लोग, कौन कौन सा था, 14, 15, 17, 21, 23, ये सारे ध्यान में रखने हैं। ये तो समानता का अधिकार हो गया। 21 किस में आएगा, 21 किस में आएगा और 23 किस में आएगा, बलात् श्रम किस अधिकार में आता है, भूल गए होंगे सारा कुछ। भेदभाव का उदाहरण देखिए, इसमें यह कहा गया है कि भाई जेल में होता क्या है, झाड़ू लगाने और साफ सफाई को लेकर अलग जाति के लोग होंगे। खाना बनाने का काम उच्च जाति के लोगों को दिया जाता है, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं हम खाना ही नहीं खाएंगे। अगर आपने मूवी वगैरह देखा होगा जेल वेल वाला, तो आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा। मिर्ज़ापुर वाले तीसरे सीजन में भी दिखाया हुआ है ये सब चीज़ें। खैर देखिए यहाँ पर आ जाइए। उसके अलावा साफ़ सफाई का काम किसी विशिष्ट जाति को दिया जाता है। टॉयलेट साफ़ करने का काम विशिष्ट जाति के कैदियों को दिया जाता है, और खाना बनाने का काम विशिष्ट जाति के कैदियों को दिया जाता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। राज्य जेल मैनुअल मंजूरी याचिका में दावा किया गया कि याचिका लगाया गया था बहुत पहले, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन दिया है। जबरन श्रम को मंजूरी देते हैं। राजस्थान कारागार नियम 1951, तमिलनाडु में पलायम कोट्टा सेंट्रल जेल, याचिका में तमिलनाडु के पलायम कोट्टा सेंट्रल जेल में कैदियों की जाति आधारित अलगाव को उजागर किया गया था, और इसमें थेवर, नादर और पल्लार को अलग अलग वर्गों में विभाजित करने का संकेत देते हैं। पश्चिम बंगाल जेल कोड सहित इसके अलावा अंग्रेजों के ज़माने का जो जेल कोड है उसमें सभी में बोला गया था कि जाति आधारित अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को रखा जाएगा। बड़ी ही चालाक होती है सरकारें, वो उन्होंने उस जेल मैनुअल को ख़त्म नहीं किया। अंग्रेज़ों को तो हमने भगा दिया, लेकिन उनके बनाए हुए एक्ट को हमने चेंज नहीं किया, वो अभी भी विद्यमान है भारत के जेलों में। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब डिसीजन जारी किया है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जेल के बाहर कानून नहीं लागू करवा पाती है, वो जेल के अंदर जाति ख़त्म करने की बात कर रही है। जेल के बाहर ही जाति ख़त्म कर लीजिए। फॉर्म भरते समय तो आप हर किसी की जाति पूछ रहे हैं और बोल रहे हो कि जाति ख़त्म कर रहे हैं देश में। किस तरह से कर रहे हैं बताइए। मैनुअल जेल अनुदेश दिशा निर्देश 2003, याचिका में 2003 के मैनुअल जेल मॉडल जेल मैनुअल का हवाला दिया गया, जिसमें सुरक्षा, अनुशासन, संस्थागत कार्यक्रम के आधार पर वर्गीकरण के लिए दिशा निर्देश पर जोर दिया गया था। सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति या वर्ग के आधार पर किसी वर्गीकरण के खिलाफ तर्क देता है। इसमें यह भी कहा गया था जितने भी जेल मैनुअल वगैरह हैं, जिसमें बंगाल का, तमिलनाडु का, राजस्थान का उदाहरण दिया गया था, वहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव होता है। मौलिक अधिकार, याचिका में कैदियों के लिए मौलिक अधिकार पर सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया गया था कि केवल कैदी होने से कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार या समानता कोड नहीं खो देता है। मौलिक अधिकार में कहा गया है कि जाति का आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उनको काम से वंचित नहीं करना चाहिए, या फोर्सफुली बलात् श्रम किसी विशिष्ट काम के लिए आप नहीं करवा सकते हैं। भेदभावपूर्ण प्रावधान को निरस्त करने का आह्वान किया गया था इसमें, जिसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये आपसे कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा आर्टिकल जो मैंने बताया है 14, 15, 17, 21, 23, वो आपसे पूछेगा। उसके बाद से पूछेगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो कौन कौन से आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार से पूछ सकता है। आपसे जेल मैनुअल वगैरह नहीं पूछेगा। जातिवाद के उन्मूलन में आप एक उदाहरण दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का, कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 को ये डिसीजन सुनाया था कि भारत के जेलों में जातिगत आधार भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ औपनिवेशिक कानून भी हैं, जैसे 1894 का एक कानून है जिसमें ये कहा गया था कि भाई कर्मियों को आप जाति के आधार पर उनके काम में बंटवारा कर सकते हैं। मौजूदा कानून कमियों को पहचानते हुए गृह मंत्रालय ने जेल अधिनियम 1894, कैदी अधिनियम 1900 और कैदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 की समीक्षा की है, और ये बोला है कि हम आने वाले समय में इसको चेंज भी करेंगे। इस समीक्षा से प्रासंगिक प्रावधानों को भविष्योन्मुखी आदर्श कारागार अधिनियम 2023 में शामिल किया गया है। आदर्श कारागार अधिनियम 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन, जिसे मई 2023 में गृह मंत्रालय द्वारा अंतरिम रूप दिया गया था, जेल की स्थिति और प्रशासन में सुधार और कैदियों के मानवाधिकार तथा गरिमा की रक्षा की उम्मीद की जा रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया है, तब क्या हो जाएगा, बंद होने की संभावना है। वैसे बंद हो सकता है क्या, जेल के बाहर कानून लागू नहीं हो पा रहे हैं, जेल के अंदर करने चले हैं। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा। मुझे मुख्य रूप से आपको आर्टिकल बताना था, कौन कौन सा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, 14, 15, 17, 21, 23। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जेलों में कैदियों के साथ जातिगत स्तर पर भेदभाव जो है वो किन किन आर्टिकल का उल्लंघन करता है।
14 समानता, 15 समानता, 17 छुआछूत का निषिद्ध करना, 21 जो जीवन होना चाहिए वो डिग्निटी के साथ होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार जो है, और 23 कौन सा, तो बलात्श्रम, इन सभी का क्या करता है, उल्लंघन करता है। ध्यान में रखिएगा इसको। आज का वीडियो यहीं पर एंड करता है। कैसा लगा है ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।